तो दोस्तों बहुत बार ऐसा आपके साथ हुआ ही होगा। आप बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ में अपने पेशेंट्स कर रहे हो, ओपीडी स्मूथ चल रही है, सारा काम अपने हिसाब से लाइन अप है। सडनली एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है एंड यू फील वेरी स्कैटर्ड। बिगिनिंग में मेरे साथ भी बहुत बार हुआ यार, बट ड्यू टू मेरे कॉलेज डेज की ट्रेनिंग और मुझे सिखाने वाले फैकल्टीज, मेरे ऊपर उनकी प्रैक्टिस का बहुत इम्पैक्ट रहा। मैं आज भी उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ और मैं आज भी उन फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकता जो मैंने उनसे सीखा। मैंने सोचा क्यों ना इस बार का पॉडकास्ट उन्हीं के साथ शूट किया जाए। थोड़ा सा आपका मेरा बेसिक रिवाइज भी हो जाएगा और हमें सीखने के लिए कुछ नया भी मिल जाएगा। सो लेट्स इम्प्लीमेंट द पीडियाट्रिक प्रैक्टिस। बट अगर आप चैनल पर नया हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। हमारे आज के जो पॉडकास्टर हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करूं। मैं बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। हियर इज आवर पॉडकास्टर डॉक्टर सुयश जैन सर। हेलो सर। हाय। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हाउ आर यू? पहले से काफ़ी बेटर। तो सर, व्हाई यू चूज पीडियोडोंटिक्स? Well, it's one of the most fascinating branch of dentistry. One. Two, I enjoy treating kids because it's a challenge that most of the people avoid. डेफिनेटली सर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग उस एक रोते हुए बच्चे को ही नहीं संभाल पाते हैं। तो सर, एक छोटे से बेसिक लेवल पर अगर हम क्लिनिशियन एस्पेक्ट से समझना चाहें तो पीडियोडोंटिक्स क्या है और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में आप किन किन चैलेंजेस से डील करते हैं? So, first of all, जैसे मेडिसिन में पीडियाट्रिशियन होता है, वैसे ही डेंटिस्ट्री में पीडियोडोंटिस्ट होता है. So, he treats kids, he or she treats kids and try to give the best options for the treatment, for which the pediatric dentist is exclusively trained. जैसे हम लोग एक जनरल प्रोफार्मा होता है अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशंस कि हम लोग एक केस हिस्ट्री परफॉर्म करते हैं। हम लोग पेशेंट्स से पूछते हैं। यहाँ तो पूरी स्टोरी डिफरेंट है। आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया है जिसका मेंटल लेवल शायद उतना ब्रॉड नहीं है जितना आप एक एज एन डॉक्टर ऑक्यूपाई करते हैं। तो उस पेशेंट को हम लोग कैसे उस जोन में लाएं जहाँ हम लोग हिस्ट्री ले सकें, या फिर देयर आर समथिंग कुछ ऐसा अलग से फॉर्मूला है कि हिस्ट्री ली जा सकती है? यार वो मेरे ट्रेड सीक्रेट्स हैं, वो मैं थोड़ा ना बताऊं. No, but seriously speaking, I think you just need to take time. Patient, और I should say बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए. इनिशियल विजिट में पेरेंट्स का प्रेजेंस बहुत मैटर करता है. जहाँ तक आप केस हिस्ट्री की बात करो, आई थिंक पेरेंट्स बेटर ऑप्शन है जिनसे आप केस हिस्ट्री ले लो, और उस चीज का एप्लीकेशन जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो यूज करो. सर, कुछ रिलेवेंस है मेडिकल हिस्ट्री के या डेंटल हिस्ट्री के जो कि हमारे केस को अफेक्ट करते हैं? बहुत रेलेवेंस है, स्पेशली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में तो बहुत रेलेवेंस है. 40% to 60% केसेस क्लिनिकल प्रैक्टिस में नर्सिंग केरीज करते हैं, या एक्सटेंसिव केरीज इन द एज ग्रुप ऑफ अप टिल 5 years. सो तब आपको हिस्ट्री लेनी ही पड़ती है कि बॉटल फेड था, मदर फेड, या कोई लॉन्ग टर्म डिसीज रहा हो जिसके कारण मल्टीपल मेडिसिन भी हो, क्योंकि बच्चों में मेडिसिन जनरली सिरप्स होती हैं, और वो कई बार कफ सिरप्स हैं और ये सब बहुत थिक भी होती हैं और शुगरी भी होती हैं. बच्चे रात को वो पीते हैं, सो जाते हैं, और उसका दांतों पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है. बच्चों का वाटर इनटेक कैसा होता है वो बहुत मैटर करता है. स्वीट इनटेक कैसा है, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें शुगर रहता है तो वो बहुत मैटर करता है. तो ये सारी चीज़ें हमेशा आपको पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे. प्लस ये एक लर्निंग कर्व जैसा होता है पेरेंट्स के लिए भी. उनको भी एग्जैक्टली समझ में आता है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण उनके बच्चों के दांतों में इतनी सड़न और सब प्रॉब्लम आती है. तो सर, अगर मैं एक जनरल कोई पेशेंट है ओके. जो कि बच्चा है और उसकी कुछ हैबिट्स हैं जो कि आपको एग्जामिन करने के बाद पता चली है,
और यहाँ ऐसा है कि पेरेंट्स आर टोटली ब्लैंक अबाउट द किड, Okay. क्योंकि दे बोथ आर बिलोंग्स टू जॉब प्रोफाइल। All right. इन दैट केस में हम पेरेंट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि आपको आपके बच्चे के लिए क्या करना है या क्या नहीं करना ये I mean you don't have kids, right? है? So हर वो पेरेंट जब कोई पीटीएम में जाता है तो कैसे टीचर्स उनको समझाती हैं कि एज पेरेंट्स यू आर प्रैक्टिकली अ फेलियर, और फिर वो टीचर बताती है कि ये गलतियां की हैं आपने और इनको सुधारो। सेम वे एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोराइड एप्लीकेशन, दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रशिंग एट नाइट, they can understand the importance of giving low sugar, या जितना हो सके शुगर इंटेक को रैशन करके रखें, मिल्क का इंटेक सही टाइम पे होना चाहिए, जो डाइट है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस होने चाहिए। ये सब चीज़ें एक बार पेरेंट समझ जाते हैं तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं उनकी क्या गलतियां हैं, एंड देन इट बिकम्स अ वेरी स्मूथ। तो सर आप बिकॉज दिल्ली सिर्फ किड से ही डील कर रहे हैं, तो यू नो कि क्या प्रॉब्लम है जो कि किसी एज ग्रुप में कॉमन होती है। आई जस्ट वांट टू नो, अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो वो क्या है? ग्राफ एज एन पर्टिकुलर 1 से 3 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम तो मोस्ट कॉमनली होती ही होती है, और समथिंग एल्स विद रिस्पेक्ट टू द एज ग्रुप। व्हाट आई फील इज कि लास्ट फ्यू ईयर में स्पेसिफिकली अगर पोस्ट कोविड की अपन बात करेंगे तो एंजाइटी लेवल बच्चों में बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि वो फॉर अराउंड 1.5 to 2 years घर पे ही रहते, सो दे डोंट हैव अ हैबिट ऑफ इंटरैक्टिंग सोशली, जिसके कारण जब स्पेशली डेंटिस्ट आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्राइटनिंग पीपल, सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन काफ़ी करना पड़ता है। दूसरा, जब बच्चे आपके क्लिनिक में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो मान के चलते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो उनको बहुत पेन देगा। अनलकीली जो या तो पेरेंट्स या उसके सिबलिंग्स या उसके आसपास के जो लोग हैं वो एक डर इनकलकेट कर देते हैं कि डेंटिस्ट के यहाँ जा रहा है तो दांत निकाल देंगे या इंजेक्शन लगेंगे या ड्रिल होगा, which is not true. टेक्नोलॉजी अब इतनी अच्छी हो गई है कि डेंटल प्रोसीजर्स प्रैक्टिकली पेन फ्री हो गए। आई एम श्योर यू कैन वाउच फॉर दैट। डेफिनेटली। सो ये सब चीजें चेंज हो रही है जो अब धीरे धीरे पेरेंट्स भी समझ रहे हैं। तो सर जब आप केस करते हैं वो कौन से चैलेंजेस होते हैं जिनसे आपको सबसे ज़्यादा डील करना पड़ता है, और जब आप डील करते हो तो विद एक्सपीरियंस उन्हें आपने रिजॉल्व कैसे किया? वेल, चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं ऑब्वियसली। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस कि बच्चा आपकी उंगली काट लेता है, वेरी पेनफुल, बट यू गेट अ हैंग ऑफ इट। आपको समझ में आ जाता है किस मोमेंट पे वो बच्चा आपकी उंगली काटने वाला है, तो आप अपने आप को बचा लेते हो। कुछ हद तक पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा, आई वोंट से इरिटेटिंग, बट इंडल्जेंट हो गए हैं आजकल पेरेंट्स। सो वो हर स्टेज पे आपको इंटरप्ट करते हैं, आपसे प्रोसीजर्स में बार बार क्वेश्चन करते हैं। सो कुछ हद तक वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है, बट ठीक है, यू जस्ट हैव टू लिव विद इट। और प्रोसीजर्स ऑब्वियसली बच्चे मुंह कम खोलते हैं, सलाइवा का इशू बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों के साथ, बिकॉज आप सक्शन टिप भी उतने एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते। प्लस आइसोलेशन एक बहुत बड़ा इशू होता है, बिकॉज आप अगर बच्चे को बोलोगे कि वहाँ पे टंग नहीं लगाना है तो वो पहला काम वही करेगा कि वहाँ पे टंग लगाएगा। एग्जैक्टली। सो धीरे 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 यू जस्ट गेट अ हैंग ऑफ इट, और आपको पता रहता है कि क्या इंस्ट्रक्शन देना है और क्या नहीं देना है। ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था सर, ड्यूरिंग द पीजी किया हुआ पहला पीडो पेशेंट या ड्यूरिंग द क्लिनिक किया हुआ पहला पीडो पेशेंट? एक्चुअली क्लिनिक में
See, you're charging the parents, one. Two, you don't have any backup. कॉलेज में आपसे एक केस बिगड़ गया, दूसरा दूसरा केस सी कॉलेज में क्या होता था कि आपका एक गलती करने का कोटा है, एक बार वो कोटा आपने कंप्लीट कर लिया. दिस इज अ लाइन दैट आई एम चुरायोफाइंग फ्रॉम अ प्रोफेसर ऑफ माइंड. सो वो हमेशा बोलते थे गलती का एक कोटा है, वो कोटा कंप्लीट कर दिया तो तुम परफेक्ट हो गए. सो कॉलेज में आप गलतियां कर सकते हो, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस में गलती करने का कोई स्कोप नहीं. सो ऑलवेज मुझे एक्सक्यूज मी मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस जब आपकी रह रही है उसमें अगर आप गलती कर रहे हो दैट्स मोर डिमांडिंग एंड मोर चैलेंजिंग. और सर इससे ओवरकम करने का कोई तरीका है? ओवरकम करने का तरीका ये है कि बस कॉलेज में सारी गलतियां कर लो, सो दैट प्राइवेट प्रैक्टिस में कोशिश करो कि गलतियां ना हो पाए. बट सी इसलिए इसको प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस कर करके आप समझ जाते हो कि क्या गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को सुधारते हो, फिर नई गलतियां करते हो. सो विद टाइम आप परफेक्ट होते हो. अगेन कभी परफेक्ट नहीं हो पाते बट इट टेक्स. एक बच्चे को नॉर्मली एज एन पेशेंट काम करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू बाकी पेशेंट्स, बिकॉज वो आपको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप आपके साथ समझ रहे होते हैं. बच्चे को कैसे लाइन अप करना है कि काम रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा? सी ये मेरे साथ भी होता है कि कई बार आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो या पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो और बाहर 3-4 और पेशेंट्स बैठे हुए हैं तो आपको लगता है जल्दी करना है जल्दी करना है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विद किड्स यू हैव टू टेक देयर ओन टाइम, नॉट योर ओन टाइम, बिकॉज दे डोंट केयर कि आपके ऊपर कितनी प्रेशर है, बाहर कौन है, क्या टाइम हो गया है. जब उनकी इच्छा होगी तब वो ट्रीटमेंट करेंगे. सो इट बिकम्स योर ड्यूटी टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर कि चीज़ें थोड़ी सी फास्ट ट्रैक हो जाए. और सर कैसे हम उन्हें मॉडिफाई करें? सी यू हैव टू फर्स्ट, जो अपन बिहेवियर मैनेजमेंट में पढ़ते थे, टेल शो डू, मेरी फेवरेट है वो. बिकॉज उसमें क्या होता है पेशेंट को एग्जैक्टली आप बता देते हो कि क्या क्या ट्रीटमेंट करने वाला हूँ. एंड टू एन एक्सटेंट आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि दे एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो चेयर पे आके बैठा है और पहले आपने उसको काउंसल करा है, उसके पेरेंट्स को काउंसल किया है, तो पेरेंट्स भी आपकी हेल्प करते हैं कि बच्चा मॉडिफाइड रहे एक्सेप्ट करने के लिए. एंड वंस यू एक्सप्लेन देम द होल ट्रीटमेंट वो करा लेते हैं. तो बेसिकली अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए पहले से तैयार करें तो चांसेस ज़्यादा है कि काउंसलिंग बहुत मैटर करती है. और जहाँ तक आप बोल रहे थे कि उत्पाती होते हैं, 10 में से एक बच्चा वैसा, बाकी 9 बच्चे कंपेरेटिवली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको डेंटल ट्रीटमेंट कराना है और बाय डिफॉल्ट मेजॉरिटी पेन में रहते, दे वांट टू गेट रिड ऑफ द पेन. सो बीइंग डेंटिस्ट अपन लोगों को पता है कि डेंटल पेन कितना दर्दनाक होता है. सो वो पेन को हटाना या जो डीके है वो साइकोलॉजिकली इतना डीमोटिवेटिंग होता है कि आपको ये सब हटाना ज़रूरी होता है. तो पेशेंट कन्विंस्ड रहते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं आता. ये अनलकीली हम लोगों का भी एक मेंटल ब्लॉक है कि हम लोगों को लगता है कि बच्चे तो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे. एंड अगर हम 2 कदम और थोड़ा सा उसके आगे जाएं तो देयर आर सम एक्सटेंट ऑफ चांसेस कि हाँ ट्रीटमेंट हो सकता है. आप अगर 2 कदम जाओगे तो वो 8 कदम आएगा. एक पेशेंट आया है और बहुत डरा हुआ है, उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे कि पेन हो सकता है, फियर हो सकता है इंजेक्शन का, या फिर कभी कभी डॉक्टर का चेहरा देख के भी बच्चा डर जाता है. तो उस फियर से बच्चे को बाहर कैसे निकालना है? हाउ कैन वी डील विद दैट फियर? ये मल्टीपल स्टेप का सिनेरियो है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बच्चा आपके क्लिनिक में एंटर हो रहा है तो
आपका क्लिनिक एक्सेप्टिंग होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इंटीरियर्स ही इतने डल होते हैं और पोस्टर्स ऐसे लगाए हुए रहते हैं कि वो पोस्टर्स देख के ही बच्चे डर जाते हैं कई बार। आई हैव सीन कुछ क्लिनिक्स में टेलीविजन्स पे सर्जिकल प्रोसीजर्स दिखाते हैं, वो बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए डरावना होता है। दूसरा, वंस द किड इज ऑन द चेयर, फर्स्ट गो में ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। गेट द पेशेंट एक्वेंटेड, उसको आपके स्टाफ से मिलवाओ, आप उससे थोड़ी देर बात करो, सो दैट पेशेंट आपको जाने, आप उसको जानो, एंड देन यू कैन बिल्ड अप ऑन इट। तीसरा, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि इंजेक्शन का फियर होता है, सो उन चीज़ों को मॉडिफाई करो। मॉडिफाई इन द सेंस कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रॉपर 24 गेज नीडल, स्टार्ट यूजिंग इंसुलिन सिरिंज। उसकी नीडल की साइज छोटी होती है। 90% पेशेंट्स बच्चों में अपने को इन्फिल्ट्रेशन ही देना रहता है, सो प्रेफरेबली वो इंसुलिन सिरिंजेस यूज़ करो, क्योंकि उसकी नीडल प्रैक्टिकली दिखती नहीं है तो वो इतना डरावना नहीं होता। जो एरोटर है, 2-3 बार इंस्टेड ऑफ टचिंग द टूथ, जस्ट स्प्रे करके बच्चे में मुंह में उसको फील कराओ कि ये ऐसा पानी आएगा या इतने प्रेशर से पानी आएगा, ऐसी आवाज़ होगी। सक्शन, जैसे कि अपन मॉडिफाई कर देते हैं जो एग्जैक्ट नाम होते हैं। सो सक्शन को वैक्यूम क्लीनर बोलो, आजकल हर बच्चा जानता है वैक्यूम क्लीनर क्या होता है। या एरोटर को शार बोलो, 3 वे सिरिंज को वाटर गन बोलो, जो फिलिंग कर रहे हैं जीआईसी अगर कर रहे हैं तो उसको बोलो कि जेली लगा रहे हैं, सो जेली इज मोर एक्सेप्टेबल कंपेयर्ड टू सीमेंट। सो ये सब चीज़ें आप अगर मॉडिफाई कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू द किड, उसके लेवल पे आके आप बात करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। सर, आफ्टर द कोविड सिनेरियो, प्री कोविड सिनेरियो एंड पोस्ट कोविड सिनेरियो, आपने कुछ ऐसे चैलेंजेस फील किए हैं जो आपको लगता है कि हाँ, ये जनरल डेंटिस्ट को भी पता होने चाहिए? वेल, जनरल डेंटिस्ट भी ये फील कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। जो मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है, एक्सपेंसेस फॉर अ डेंटिस्ट बढ़ गए हैं, वेदर यू टॉक अबाउट हॉस्पिन, वेज डिस्पोजल, मास्क, ग्लव्स। काफ़ी टाइम तक तो शायद ऐसा होता था कि ये गिफ्ट में ही आ जाते थे सो कभी फेस मास्क और ग्लव्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनकी कॉस्ट ही इतनी अप्रिशिएट हो गई कि दे एड अप टू अ मेजर एक्सपेंस इन योर प्रैक्टिस। और पेशेंट भी डिमांडिंग हो गए हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपको एयर प्योरीफायर्स और ये सब चीज़ें रखनी पड़ती है, सो दैट हैज़ एड अप द कॉस्ट। दूसरा, पोस्ट कोविड इश्यूज ये आए हैं कि आपको अगर हल्की सी भी खांसी हो रही है या फॉर दैट मैटर पेशेंट को भी अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या ऐसा कुछ भी है, तो एक वो बैक ऑफ द माइंड आपको रहता है कि यार दिस इज गोना क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी एंड माई स्टाफ। ये सब इश्यूज पहले नहीं थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो बट वी आर लर्निंग फ्रॉम इट, एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं। वैसे तो हमारे क्लिनिक पे आया हुआ हर पेशेंट स्पेशल होता है, वेरी ट्रू। एवरी किड इज वेरी स्पेशल, बट जहाँ बात आती है रियली स्पेशल या चैलेंजिंग किड्स को ट्रीट करने, तो वहाँ आपका अप्रोच क्या होता है? और अगर आपकी जगह नॉर्मल एज एन क्लिनिशियन हम लोग भी अप्रोच करें तो वो क्या सूटेबल अप्रोच होना चाहिए? सो व्हाट आई पर्सनली फील इज कि जो स्पेशल किड्स होते हैं, मैं उनको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर। फर्स्ट स्टेज इज कि वो अगर चेयर पे बैठ रहा है विदाउट द पेरेंट्स होल्डिंग देम, मेरा ऐसा मानना है कि वो फिर सारा ट्रीटमेंट भी करा देगा। मैं अलग अलग सिंड्रोम्स और अलग अलग कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने का मतलब नहीं है। फिर मुझे लगता है कि सेकेंड टाइप के वो बच्चे होते हैं जो जैसे सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं। सो अगर पेरेंट बैठ जाए, उनकी लैप में वो बच्चा बैठ जाए और फिर वो बच्चे को पकड़ लें, तो आप उनका पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हो। थर्ड होते हैं जो प्रैक्टिकली आपका ट्रीटमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। सो
अगर छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे एक आध फिलिंग करनी है या एक आध एक्सट्रैक्शन करना है, आई टेक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड माई असिस्टेंट्स कि वो उनको पकड़ लें और अपनी ट्रीटमेंट कर दें. अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर ट्रीटमेंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया. सर ऐसा कितने ओकेशंस पे हुआ है कि आपको जनरल एनेस्थीसिया यूज करना ही पड़ा? On an average, I am doing around 4 to 5 patients a month in general anesthesia. इससे आपकी प्रैक्टिस पे कोई इम्पैक्ट आया है कभी? It is a boon for my practice है. आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है. सी, एक स्पेशल किड बच्चे का जब आप ट्रीटमेंट करते हो, इट टेक्स मल्टीपल सिटिंग्स एंड रिस्क रहती है कि आपके क्लिनिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो, और रिस्क रहती है कि बच्चे को भी हार्म हो जाए. समझ लो कोई असिस्टेंट ने ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया, या पेरेंट्स ने ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया, या बर गाल में लग गई, या ऐसा कुछ भी हुआ. सो एक्सीडेंट्स होने की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है. इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो हो जाने की, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोलूँगा, बर्स हैं या फाइल्स फॉलो होने की रिस्क रहती है. ये सब चीज़ें अवॉइड करने का बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप जीएमए ट्रीटमेंट करो. सिंगल सिटिंग में पूरा ट्रीटमेंट, एंड यू कैन गिव बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट टू दैट किड, बिकॉज वहाँ पे टाइम भी आपके पास रहता है. आपको बार बार बच्चे को ये नहीं बोलना है कि मुंह खोल, जो कि सबसे बड़ा इश्यू रहता है पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में, बिकॉज माउथ ओपनिंग लिमिटेड होती है और वो तकलीफ देती है. तो ये सारी चीज़ें जीए में अच्छे से मैनेज हो जाती है. अगर हम एक स्पेशल पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ जीए हमारे लिए एक सपोर्टिव वेपन की तरह काम करता है, ब्रह्मास्त्र की तरह. सर पता नहीं आप कैसे डील करते होंगे, जो बच्चे रोते हैं ना इसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है? रोने का मैनेजमेंट. सो पहली चीज तो ये है कि रोना बहुत अलग अलग टाइप का होता है. पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में हमको पूरा उसका क्लासिफिकेशन ऑफ क्राई रहता है. बट बेसिकली क्या होता है, क्राइंग के भी क्लासिफिकेशंस हैं? क्राइंग के भी क्लासिफिकेशंस हैं. सो फॉर एग्जांपल, एक बच्चा होगा वो सिर्फ चिल्ला चिल्ला के रोएगा, एक आंसू नहीं आएगा. सो वो बेसिकली टेंट्रम होता है. फिर एक बच्चा है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो इमोशनली, मतलब आवाज से ये शो नहीं करेंगे कि वो चिल्ला रहे हैं, बस एक आंसू आँख की साइड में से निकलेगा. सो उसका वो ये शो करता है कि वो एक्चुअली बच्चा बहुत डरा हुआ है, बट पीयर प्रेशर या क्योंकि उसको तकलीफ इसलिए है तो वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है. फिर एक रहता है कि वो चिल्लाते भी हैं, आंसू भी आ रहा है, एंड दैट इज द टफेस्ट सिनेरियो. तो उसमें कई बार जो होम टेक्निक होती है वो अप्लाई करनी पड़ती है. आई एम श्योर यू नो होम, व्हाट इज होम, हैंड ओवर माउथ एक्सरसाइज. फिर अगर बच्चा ज्यादा रो रहा है तो आप पेरेंट्स को वहां से हटा दो. सो जब आप पेरेंट्स को हटा देते हो, सो ट्रीटिंग अ किड इज लाइक वॉचिंग टीवी. रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, तो ही जो आपको पसंद है वो आप देख पाओगे. वैसे ही आप पेरेंट्स को हटा दो और बाकी ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल को डाइल्यूट कर रही हैं, वो सब चीजें अगर हट जाती है तो ऑटोमेटिकली द किड अंडरस्टैंड्स कि बस कोई ऑप्शन नहीं है, रोना धोना बंद करो और चुपचाप ट्रीटमेंट करो. वो क्या स्किल्स हैं आज के टाइम में? बिकॉज अभी जो कुछ जनरेशन हैं, आई मीन आफ्टर पासिंग योर, आफ्टर पासिंग माइन, एक बहुत ब्रॉड सा गैप क्रिएट होता है. तो जो करंट सिनेरियोज में आप प्रैक्टिशनर्स को देख रहे हो, वो क्या स्किल्स हैं जो कि बेसिक डेंटिस्ट में होने ही चाहिए फॉरमोस्ट, अगर वो क्लिनिशियन बनना चाहते हैं तो? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो डेंटिस्ट्री पार्ट है वो कम ज़्यादा अपन कॉलेज में पूरा सीख जाते हैं, बट उससे ज़्यादा जो एक प्रैक्टिस में इम्पोर्टेंट होता है वो आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं. आपका
कितना क्लियर कम्युनिकेशन है पेशेंट्स के साथ, और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में तो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. आई होप, आई मीन मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट नो कि ट्रीटमेंट ट्रायंगल रहता है, पीडियाट्रिक ट्रायंगल. सो उसमें एक जगह पीडोडोंटिस्ट होता है या डेंटिस्ट होता है, एक जगह पेरेंट्स होते हैं, और एक उसका पॉइंट होता है पेशेंट, दैट इज द किड. सो जब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है और वो इफेक्टिवली अप्लाई होता है तो ट्रीटमेंट्स बड़े इजी हो जाते हैं. So basically, soft skills are mandatory. सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है. वो सिर्फ प्रैक्टिस में नहीं, आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज they keep you safe and they help you in increasing your practice. Obviously आप पेशेंट को कन्विंस ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो. प्लस पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमें कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है, या फॉर दैट मैटर स्कूल्स में भी नहीं सिखाई जाती है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लैग करते हैं एज प्रैक्टिशनर्स. सो वो भी धीरे धीरे एज अ स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट पैसा आप कमा तो रहे हो लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसको चैनलाइज करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So basically, financial education is must. वेरी इंपॉर्टेंट. घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या वेरी ट्रू. बिकॉज आप एज एन इंस्टीट्यूशनल डेंटिस्ट्री भी देख चुके हैं, हाँ. आप एज एन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री भी देख चुके हैं. हाँ. तो वो क्या लाइंस है जो इन दोनों को डिफरेंट करती है? पैसा. सो इंस्टीट्यूशनल में अनलकीली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बट आपकी प्रैक्टिस में इट्स अ एरे ऑफ पेशेंट्स. लो सोशियो इकोनॉमिक भी रहेंगे, मिड भी रहेंगे, अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड टाइप पेशेंट भी रहेंगे. सो ये सब चीज़ें मैनेज करना एट वन प्लेस, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. और जब आप इंस्टीट्यूशन में रहते हो तो इट इज एट अ स्ट्रेच द सेम थिंग यू आर डूइंग फॉर ईयर्स टुगेदर. सो व्हाट आई फील, मैं अपनी प्रैक्टिस में जो जनरली अप्लाई करता हूँ, क्लिनिक्स में मैं बहुत सारे जो प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स हैं वो रेगुलरली सजेस्ट करता हूँ. बिकॉज अब ये इंटरनेट का ज़माना है, पॉडकास्ट का ज़माना है, एंड नाउ पेरेंट्स अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू प्रिवेंट अ डिसीज फ्रॉम हैपनिंग. अब कोविड ने हमें बताया कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट था, राइट? सो वैसे ही डेंटिस्ट्री में भी जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स हैं, पिट एंड फिशर सीलेंस है, टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशंस है, ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा चंक आपके प्रैक्टिस में ऐड कर देती है पेशेंट्स को, जो अनलकीली जनरल प्रैक्टिशनर्स इतनी वैल्यू नहीं देते हैं इसको. सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक ऑब्वियसली एक डिफरेंट एंगल भी देते हैं प्रैक्टिस का, एंड दे ऐड अ नॉच फॉर द पेरेंट्स इन योर प्रैक्टिस. तो दोस्तों, आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा हो. पीडो की प्रैक्टिस में आपको क्या चीज़ें हैं जो इन्हेंस करनी चाहिए, काम कैसे करना चाहिए और अप्रोच कैसे करना चाहिए. आई थिंक यहाँ जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए हों. इफ़ नहीं तो कमेंट सेक्शन आपका है, भर दो सवालों से. सर मेरे अपने कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक पॉडकास्ट और शूट करेंगे. वेल ऑन. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वो लाइक वाला बटन दबा दो, और मुझे कोई टारगेट एम रखने के लिए मजबूर मत करना. थैंक यू सो मच.